नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस मंच पर। दोस्तों, कांग्रेस पुनर्जीवित क्या हुई? अखिलेश, केसीआर, ममता, जगन रेड्डी और कुछ और क्षेत्रीय दल जो हैं, वो अपनी अपनी जमीन बचाने में लग गए। इससे एक चीज और उभर कर आती है कि इन दलों को, ममता हो या जगन रेड्डी हो या अखिलेश हो, इनकी कोई नेशनल एम्बिशन नहीं है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अपनी स्टेट से जितनी मर्जी सीट ले ले, ये कभी भी इतनी सीट्स नहीं बटोर पाएंगे कि केंद्र तक पहुंच जाए। जगन रेड्डी जैसा चरित्र बहुत खुश है अपनी जगह पे, उन्हें बाहर नहीं जाना है। नवीन पटनायक बहुत खुश है उड़ीसा में, उन्हें बाहर नहीं जाना है। स्टालिन बहुत खुश है तमिलनाडु में, उन्हें बाहर नहीं जाना है। ममता इज वेरी हैप्पी बीइंग द रूलिंग पार्टी ऑफ द बंगाल इटसेल्फ। और अखिलेश सोचते हैं, हालांकि वो अभी एक किस्म से उनका ऑरा बहुत नीचे आ चुका है, उसके उनके अंदर कोई ऐसी मुझे स्पार्क नजर नहीं आता जो उनके पिताजी में हुआ करता था, मुलायम सिंह यादव के अंदर। और इसके अलावा केसीआर भी अपनी स्टेट में इंटरेस्टेड है। दरअसल केसीआर एक ऐसे डबल गेम खेलते हैं, कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि वो मोदी जी के कैंप में है या विरोध के कैंप में हो। विरोध में थोड़ा तब आए जब उनके ऊपर काफी रेड्स वगैरह पड़ गई, अदरवाइज तो वो डबल डील उनकी चलती रहती है। इसी विषय के ऊपर कि क्या जितने भी की क्षेत्रीय जो दल हैं वो अपनी जमीन बचाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है और केंद्र में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यही बीजेपी की एक प्लस पॉइंट है कि वो कहते हैं कि इनको राष्ट्रीय राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनका मकसद सिर्फ अपने जो क्षेत्रीय इंटरेस्ट है उसको बचा कर रखना है। अब कांग्रेस वापस से अपने बड़े रूप में आ रही है, एक वापस से राष्ट्रीय रूप में आ रही है। तो इन क्षेत्रीय दलों का, जो कि ऑलमोस्ट सारे के सारे कुछ एक को छोड़ के कांग्रेस से निकले थे, अब उन्हें खतरा पैदा हो गया कि हमारी जमीन शायद ये वापस से हजम कर जाएंगे। इसलिए ममता बार बार कहती है कि यहां मेरी जमीन है तो तुम यहां मत लड़ो, तुम कहीं और जाके लड़ो। केसीआर भी यही करते कि हमारी जमीन है, मैं यहां लड़ूंगा, कांग्रेस कहीं और जाके लड़े, जहां उनकी डायरेक्ट कुछ 100 अब 150 से 200 सीटें जो डायरेक्ट बीजेपी के साथ कॉन्टेस्ट में है। तो ये इस ढंग से अपनी जमीन बचाना चाहते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हो क्या रहा है कि जो राष्ट्रीय यूनिटी की जो बातें हैं कि एक विपक्ष बन जाएगा, वो फिर से एक मृग मरीचिका की तरह नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने 75 सालों में कभी पूरी विपक्षी एकता कहीं देखी ही नहीं है। बातें हमेशा होती हैं, और शायद इसी का फायदा वो राष्ट्रीय पार्टी जो कि एक स्ट्रांग प्लेटफॉर्म पर है, वो हमेशा उठाकर ले जाती है। इस बात के ऊपर आज हम बात करेंगे देखा जाए तो, और हमारे साथ तीन विशेष विद्वान मौजूद हैं। मध्य प्रदेश से डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, दिल्ली से डॉक्टर अनिल जैन जी, और मुंबई से हमारे मित्र धनंजय कुमार जी। आप तीनों का स्वागत है। आज अनिल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ऐसा लगता है कि वो विपक्षी एकता एक मृग मरीचिका है, बातें होती हैं लेकिन सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, किसी को लेना देना नहीं है। मैं अपनी स्टेट में सुरक्षित हूं, हेमंत सोरेन वहां झारखंड में सुरक्षित है, आरजेडी वहां सुरक्षित है, क्या कहते हैं कि अपना बिहार में, इसके अलावा जगन रेड्डी आंध्रा में सुरक्षित है। राष्ट्रीय एम्बिशन किसी की नहीं है। नीतीश बाबू कोशिश तो कर रहे हैं, उद्धव शरद पवार भी कोशिश कर रहे हैं, पर बड़ी चीजें दूर की कौड़ी लग रही है। अनिल जी, आपकी टिप्पणी इस पूरे परिदृश्य के ऊपर। दिनेश जी, मुझे थोड़ा आपसे जो आपका मत है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है मेरा मत, कि जब से ईडी, सीबीआई और ये जो केंद्र के हाथ में तमाम ये जीएसटी और सारे के सारे फंड्स जाने शुरू हो गए हैं, तब से केंद्र में किसकी सरकार बनेगी ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्षेत्रीय दलों के लिए भी। हो सकता है कि नवीन पटनायक जैसे बहुत ज्यादा रुचि नहीं लेते हों और वो जीत करके जो भी पार्टी सरकार बना ले उसके साथ चलना पसंद करते हों, लेकिन अगर आप तेलंगाना, बंगाल और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ जो भी एक क्षेत्रीय दल है, इनकी डायरेक्ट टक्कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है। मैं सबसे पहले जिक्र करता हूं बंगाल का। आपसे बात करने के बाद मैं कुछ आंकड़े देख रहा था सुबह, तो बंगाल में अगर पिछली बार के हम लोकसभा का चुनाव देख के चलें तो टीएमसी की 22 सीटें आई थी और बीजेपी की 18 आई थी।
2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और लेफ्ट जो था वो कोई भी सीट नहीं जीत पाया था, 0 सीटें थी, सीपीएम या जो भी लेफ्ट का गठबंधन था। तो वहां पे टीएमसी के 43% वोट थे और बीजेपी के लगभग 40%, 40.7 और 43.3। तो 2.5% वोटों का अंतर था लोकसभा चुनाव में। बाइपोलर चुनाव था। कांग्रेस जरूर 2 सीटें जीती थी, लेकिन उसकी जहां पे एक कंसंट्रेटेड वोट बैंक था, मुर्शिदाबाद है शायद, है मुर्शिदाबाद एक सीट है उनमें से शायद। हाँ, तो ये 5.67% वोट कांग्रेस ने लिए थे और 2 सीटें आ गई थी। अब वहां पे कांग्रेस अगर सभी सीटों पे चुनाव लड़े तो राहुल गांधी का, ठीक है, मैं इस चीज को तो आपके हर शो में ये मैं मानता हूं कि राहुल गांधी का कद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और उसके जो नेतृत्व क्षमता और जो जिसको कहते हैं आकर्षण मतदाताओं में, वो बहुत बड़ा है। लेकिन उसका फायदा वहीं होगा जहां एक क्रिटिकल मास कांग्रेस का, एक जिसको कहते हैं ना, एक बेस होगा, एक बुनियाद होगी, बुनियाद के ऊपर ही कोई ना कोई इमारत खड़ी की जाएगी। तो बेस या क्रिटिकल मास, जिसको आप साइंस में बोलते हैं, विस्फोट होने के लिए एटॉमिक, वो बहुत जरूरी होता है। और वो बेस जो है वो कांग्रेस का बंगाल में बहुत कमजोर है। और मेरे को जो लगता है कि वहां कांग्रेस को समझौता करना चाहिए ममता बनर्जी से। और आपने देखा कि पिछले दिनों जो है कांग्रेस के जो समर्थक लोग हैं ना, उनमें भी एक धीरे धीरे जो पुराना जो कांग्रेस का एक घमंड होता था वो वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है। ऊंची ऊंची बातें करनी शुरू कर दी हैं। देखिए, इस समय जो लक्ष्य है वो साफ साफ ये होना चाहिए कि जो केंद्र में सरकार है वो जिस तरह से देश की जो स्वायत्त संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग भी कर रही है और उनको खत्म कर रही है, और देश के संविधान के ऊपर लगातार प्रहार हो रहे हैं। तो देश को बचाने के लिए सबसे जो जरूरी काम ये है कि आपको भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को हराना बहुत जरूरी है। मेरा अपना मत ये है। और उनको हराने के लिए बजाय इसके कि आप आपस में कहने भी तुम कमजोर हो गए, हम ताकतवर हो गए, अब हम तुम्हें देख लेंगे, वो वाला जो एटीट्यूड जो थोड़ा थोड़ा झलकने लग गया है, वो नहीं होना चाहिए। सीधा सा फार्मूला होता है जो मैं पिछले 30-40 साल में देखता हूँ राजनीति में, कि जिन 22 सीटों पे ममता बनर्जी जीती हैं उन पे 22 पे ममता बनर्जी की पार्टी लड़े, जिन 2 सीटों पे कांग्रेस जीती है कांग्रेस लड़े, और जो 18 सीटें बीजेपी ने जीती हैं वहां ये देखा जाए कि वहां दूसरे नंबर पे कौन था कैंडिडेट, किस पार्टी का था, टीएमसी का था या कांग्रेस का, तो वहां वो लड़ ले। अब अगर हम आ जाए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में स्थिति कांग्रेस की बहुत ही खराब है। पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि कांग्रेस के 2.3% वोट आए, यानी 2.5% भी वोट नहीं थे, और 2 विधानसभा की सीटें, पूरे 403 सीटें जो हैं उसमें से 2 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। तो वहां क्रिटिकल मास बिल्कुल एब्सेंट है कांग्रेस का। वहां कांग्रेस को गठबंधन करना चाहिए, जो भी ये समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी के साथ आपने देखा कि आरएलडी भी जुड़ी हुई है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है दिनेश जी, जिसको मैं देखता हूं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में और राजस्थान में, वो वहां पे है आजाद समाज पार्टी का। आम लोगों ने शायद नाम भी ना सुना हो। जो चंद्रशेखर आजाद है वो दलितों के और पिछड़ों की जो मामलों को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में उनका धीरे धीरे जो कद है वो मायावती से बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि वो हर जगह संघर्ष करते हैं। मायावती अपने घर से बाहर निकलती नहीं। तो ये जो गठजोड़ बन रहा है वहां पे, ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंट जो गठबंधन है, समाजवादी पार्टी, जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल, आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आजाद की, और एक जो अपना दल जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का हुआ करता था, जो राजमाता कृष्णा जिसकी वो है, और उनकी बेटी ने क्या कहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, उनको पिछले चुनाव में विधानसभा में हराया है। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। प्लस अखिलेश के और नीतीश कुमार के बहुत अच्छे संबंध हैं, कि क्योंकि दोनों ही जो विरासत जो इनकी है वो जनता दल की है, मुलायम सिंह और नीतीश कुमार जी की। तो जेडीयू से भी एक समझौता होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन का।
और उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस को आकर के उसमें जुड़ना चाहिए और उसमें जितनी भी सीटें उनको ठीक समझे। और मैं नहीं समझता 5-7 से ज्यादा सीटें कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में अधिकार बनता है। और जनता जो है इस समय, दिनेश जी, मेरा मानना यह है कि किसी पार्टी के साथ इतना नहीं है जितना जनता का मन है कि बीजेपी को हराओ। जैसे 1977 में था कि जनता मोरारजी देसाई को वोट नहीं दे रहे थे लोग 1977 में भी। कांग्रेस को, संजय गांधी को, जो नसबंदी थी, जो जातियां हुई थी, जो जेलों में डाला गया था, जो डर का माहौल था उस समय 77 में, तो जनता चुनाव लड़ रही थी। मोरारजी देसाई को नहीं जानते थे लोग बाग। और इसी तरह मुझे लगता है कि 2024 में, या अगर पहले भी हो जाता, नवंबर दिसंबर 2023 में, जनता जिस तरह से त्रस्त है, मुद्दे हम सबको पता है, बेरोजगारी है, डर का माहौल है, महंगाई है, वगैरह वगैरह, तो जनता चुनाव लड़ेगी। और इसमें जो भी जनता को फैसिलिटेट करते हुए, चुनाव लड़ते हुए, गठबंधन एक लूजली बनाते हुए अगर ये सब लोग लड़ेंगे, तभी बीजेपी को और मोदी जी को हराया जा सकता है। वरना उनका संगठन, जिस तरह के रिसोर्सेज उनके पास है, जिस तरह के पैतरे और रणनीति और हिंदुत्व का इस्तेमाल वो लोग करते हैं, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है वो। तो फिलहाल तो दिनेश जी मैं यही कहना चाहूंगा इन माय फर्स्ट। जी, बहुत अच्छी बात कही। अच्छे